नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आरकेपी स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको यूपी पुलिस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और आज हमारे रवि सर के द्वारा अभी 6:30 बजे से आप सभी को मैथ की लाइव क्लास भी मिलेगी। और आप सभी उस क्लास से जुड़े और अपनी यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम आप सभी को देना है उसकी तैयारी को और बूस्ट दें। ठीक है, तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए जो हमारा 17 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी के हम जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे और उसी के बचे हुए जो प्रश्न थे वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और एक जानकारी आपको देनी है, वो जानकारी ये है कि कल से आपको स्पेशल यूपी का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, आप सभी जानते हैं, समझदार हैं कि सबसे पहले आपको जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 2 सेकंड लगता है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने में। और हम लोगों को, हमारी टीम को क्या है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो भी साथी आपके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और वो जुड़े हमसे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उन्हें शेयर करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे अपनी आज की क्लास को। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या होगा, तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका 2024 17 फरवरी एग्जाम के प्रथम पाली का है। प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के मध्य बने कोण कोण को क्या कहते हैं? कोण को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि हम लोगों ने बचपन में, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सामने पूरब, पीछे पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं 10। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, रामायण या महाभारत में कहीं आप सुन रहे हो कुछ, तो आपने सुना होगा 10 दिशाएं। तो हम आज आपको क्या करेंगे कि 10 दिशाओं के बारे में बताएंगे। 4 दिशाएं तो ये आप सब लोग जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब बचती हैं आपकी 6 दिशाएं। 4 हो गई आपकी, 4 आपको पता है, बाकी की 6 आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद में आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे, आपको जो हम बताएंगे उसी में आपको इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। देखते हैं। देखिए, ये आपका हो गया पूरब। क्या हो गया? पूरब। ठीक है, और ये आपका हो गया पश्चिम। ये आपका हो गया उत्तर। और ये आपका हो गया दक्षिण। अब देखिए, 4 तो दिशाएं ये हैं आपकी, जो आपकी मेन है। अब इनसे मिलके जो दिशाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे? देखिए, एक तो दिशा ये आपकी होगी उत्तर पूरब। अब इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी ये वाली, और ऐसे ही इन दोनों पूरब और दक्षिण के मध्य भी एक दिशा बनेगी, वो ये हो गई। उत्तर और पश्चिम के मध्य भी एक, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य एक। तो अब ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए, इसको हम क्या नाम देंगे? उत्तर पूरब। क्या देंगे आप इसको नाम? उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब। इसी तरह से इसको क्या दे देंगे? दक्षिण पूर्व। इसको पूरब न लिख करके पूरा क्या लिखेंगे? पूर्व। ठीक है, तो इधर अब जब यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे उत्तर और पश्चिम, तो इसे क्या लिखेंगे? उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम। इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम। अब काउंट करिए कितनी दिशाएं हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी दो दिशाएं बची। अब वो दो दिशाएं कौन सी हैं, अब दो दिशाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, दो दिशाएं कौन सी हैं। अब मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर को नवी डायरेक्शन हो जाएगी। कितनी, 8 हो गई थी तो नवी ये हो जाएगी। और इसी तरह से जो हम इसको उस साइड से इसको ऐसे रखेंगे 3D में जब देखेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी, 10, 10वीं दिशा हो। तो इस तरह से कितनी दिशाएं हो गई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ऐसे। और इसी तरह इसके पीछे जब हम करेंगे, मान लो ये है तो एक इधर से हो जाएगी और दूसरी इधर से हो जाएगी, तो 8 और 2 कितनी दिशाएं हो गई, 10। अब देखिए आपके प्रश्न में पूछा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं, ईशान कोण। ठीक है। अब इसी तरह से ये जो, अब मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछा है उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच को क्या कहते हैं। अब पूछ सकता है आपसे कि उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच को कोण को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वायव्य कोण। क्या कहते हैं, वायव्य कोण। इसी तरह से पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य बने जो कोण है जिसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका आग्नेय कोण। अब आपकी कौन सी दिशा बचती है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में जो दिशा है उसके बीच में जो कोण है, कोण होगा, उसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे नैऋत्य कोण। क्या कहेंगे, नैऋत्य कोण। तो अब आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यहां से आपके चार प्रश्न बनेंगे। पूछ लिया उत्तर पूर्व के मध्य तो ईशान कोण, दक्षिण पूर्व के मध्य तो आपका आग्नेय कोण, उत्तर पश्चिम के मध्य वायव्य कोण, और आपका दक्षिण पश्चिम के मध्य नैऋत्य कोण। तो चार में से एग्जामिनर आपसे किसी भी दिशा के बीच के कोण को पूछ सकता है। तो आप यहां से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ईशान कोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। अब देखिए पुरस्कार पे ये फिर से प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, देखेंगे ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। अब जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास देखी, पिछली क्लासें देखी हैं या जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनको तो अपने आप से ये इसका जवाब पता होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। इस प्रश्न के माध्यम से हम आप लोगों को टेस्ट भी करेंगे कि आपने अगर हमारी पुरानी क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने कितना याद रखा है या क्या भूल गए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि जो सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को है, कंपनियों को दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़े और जो दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करें। अब देखिए यहाँ पे ए वाला है, ए ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार। अभी हमने आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था एक पिछली शायद एक या दो क्लास पीछे। तो अब आपको करना क्या है, हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में कुछ प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, और ये सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग क्या करेंगे, जिस समय भी आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहा है, लाइव नहीं है, उस समय आप कमेंट में जरूर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार के बारे में आप हमको ये बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी।
ठीक है, स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न है, इसमें कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तीसरा आपका प्रश्न यहां से होगा कि 2023 में कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहां से आप अर्जुन पुरस्कार से आप 3 जो है प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सभी लोग ईमानदारी से। अब आपका दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपके कौन से प्रश्न होंगे? 3। पहला, स्थापना किस सन में हुई, राशि कितनी है, और ये कितने कोच जो प्रशिक्षक होते हैं कितने प्रशिक्षकों को मिला है 2023 में। और आपका अगला प्रश्न होगा, जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आपका कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी हमने आपको बताया था कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। पहले तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2023 में कितने प्रशिक्षकों को टोटल, और फिर नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि जो श्रेणियां हैं जितनी, उनमें से किस श्रेणी में कितने प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार के। अब तीसरा है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। अब जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसके बारे में देखिए कौन कौन से आपके प्रश्न जो हमने बताए थे, और वो आप सभी लोग जो है टाइप जरूर करेंगे। पहला तो होगी इसकी स्थापना, नगद पुरस्कार कितना होता है। ठीक है, पहला किसको मिला, पहला किस खिलाड़ी को, इसकी राशि, और चौथा प्रश्न है किस खेल के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, कौन सा पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आप सभी इतने प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी मोरमुगांव बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो देखेंगे ये जो हमारा पारादीप बंदरगाह ये कहाँ है, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। मोरमुगांव बंदरगाह ये कहाँ पे है, ये है हमारा गोवा में। कहाँ है, गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के हैं। और जो कांडला बंदरगाह है ये कहाँ पर है, ये है हमारा कच्छ गुजरात में। इसकी एक और खासियत है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात के क्षेत्र में ये कैसा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र। तो आपको पता चल गया कि ये चारों बंदरगाह कहाँ कहाँ पर स्थित है।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। अच्छा, एक चीज और, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बताइए, अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम बताते हैं। अब इसका नाम अब हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, या मौलाना आजाद। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? अपने पहले मन में लाइए, अगर नहीं पता है तो अपने मन में लाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शन ए भवभूति, हरिसेन बी, सी बौधायन, और डी बाणभट्ट। आपका हरिसेन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हरिसेन। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन ए बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, और ऑप्शन डी पंचभद्रा झील। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चिल्का झील। सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7, 6, 8 या फिर 5? तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आइए लिखते हैं, काउंट कर लीजिएगा। लाल, हरा, नीला, पीला, इंडिगो, नारंगी और बैंगनी। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, जैसे एग्जामिनर ने जो आपका पिछला पेपर हुआ उसमें आपने आपसे ये पूछ लिया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ में खेल जाता है, जो नेक्स्ट वो पेपर सेट करे, जो आपका री एग्जाम आए, री एग्जाम होने वाला है, उसमें वो पूछ ले कि मान लीजिए आपको ये कोई 3 ऑप्शन सही दे दे, और मान लो बीच में और कोई डाल दे, कौन सा, मान लो ऑरेंज डाल दे, तो वो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? निम्न रंगों में से कौन सा रंग श्वेत प्रकाश बनाने के लिए उपयोग में नहीं होता है, नहीं उपयोग हो? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑरेंज वाला। आपका ऑप्शन सही, क्योंकि आपको पता है लाल, हरा, नीला, पीला, इंडिगो, नारंगी और बैंगनी क्या होते हैं? ये श्वेत प्रकाश इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, और ऑप्शन डी असम। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन यहां पर सही?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार। ये लगता कहाँ पे है? बिहार के सोनपुर में। कहाँ पे? बिहार के सोनपुर में। पहली बात। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस देश में लगता है, तो आपको बताना है भारत। अगर ये पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो बिहार, सोनपुर, बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, और ये आपका हो जाएगा कि 25 जनवरी, 26 नवंबर और 5 जून। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको आप कर लेंगे 23 अप्रैल। तो आपका सही जवाब होगा 23 अप्रैल। अब 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस। इसके साथ में 26 नवंबर को इस संविधान दिवस के साथ में एक दिवस और मनाया जाता है, वो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा दिवस था। ठीक है। 5 जून को सभी को पता होगा, पर्यावरण दिवस। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पढ़िए इसको। तो प्रश्न संख्या 10 आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता? अब देखिए, जैसे हमने कल आपको बताया था कि आपके एग्जाम में क्या होता है कि पेपर में 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप 99.99% बच्चों को पता होते हैं। बाकी के जो 50% क्वेश्चन प्रश्न होते हैं वो उनमें से भी 50% एवरेज बच्चों को पता होते हैं। और जो बाकी के बच्चे आपके प्रश्न होते हैं, उन प्रश्न, वो वाले जो प्रश्न है जो बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है और चीजों को गहराई से पढ़ रहा है। कि थ्री इडियट की तरह, थ्री इडियट मूवी आप सभी ने देखी होगी, जैसे उसमें कहा है कि ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। तो अब ये प्रश्न तो क्या नाम है आपका, हिस्ट्री का हो गया। हम इसी में ज्योग्राफी का भी ले आते हैं। अब कहिए सर आपने थंबनेल लगाया यूपी स्पेशल का और पढ़ा आप ज्योग्राफी रहे हैं। अरे तो भाई ये भी तो आपके ही आपके एग्जाम में आया हुआ है। हम कहीं बाहर मंगल ग्रह से थोड़ी ना इसको ले आए हैं। तो आपको जो चीजें आपके एग्जाम में आई हुई हैं उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उसी के इर्द गिर्द पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं चीजों में क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है कि थोड़ा सा ये पूछ रहा था, इससे थोड़ा सा गहराई में जाके प्रश्न पूछ लिया आपसे, अब आप वहीं फंस जाओगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसी देश की शहरी, किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी ग्रामीकरण, ऑप्शन डी अन्य अन्योजित विकास। बताएं सभी लोग। तो इसका हो जाएगा औपनिवेशीकरण। क्या हो जाएगा? औपनिवेशीकरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसे नालको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नालको। अभी हम आपके लिए जब यूपी चैप्टर वाइज जब आपके लिए हम एमसीक्यू लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे नालको, बालको, हिंडालको। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने होंगे। अब देखिए यहाँ से नालको से पूछ लिया इस बार प्रश्न, तो हो सकता है अगली बार हिंडालको से पूछ ले या बालको से पूछ ले, तो इसी के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है। नालको पूछा है तो अगली बार नालको तो पूछेगा नहीं, या मान लीजिए नालको का इस बार जो है आपसे हेडक्वार्टर पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ ले नालको का, तो वो जानेंगे हम। आप इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें, क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। इसका जो आपका हेडक्वार्टर प्रमुख कार्यालय है पंजीकृत, वो कहाँ पे है? वो आपका है भुवनेश्वर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भदोही जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर एक, सॉरी, ऑप्शन नंबर एक, साड़ी बनाने के लिए, कालीन बुनाई के लिए, बनाई नहीं यहाँ पे होगा बुनाई, साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए, या फिर चिकनकारी के लिए। तो आपको पता होगा ओडीओपी के अंतर्गत, ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। तो इसका मतलब ये है, अगर हर प्रत्येक जिले का एक जो है उत्पाद है विशेष, जिसको कि उसी मतलब जिले में ज्यादातर वो चीजें पाई जाती, तो उसको है ओडीओपी के अंतर्गत लाया जाता है। तो ऐसे ही आपके कितने हो जाएंगे? 75। 75 जिले हैं तो एक में एक, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 75। तो हम आपको एमसीक्यू लेके आएंगे यूपी स्पेशल वाले, तो उसमें हम आपको 75 में जो भी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या 75 तो आपको नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगभग 20 से 25, मैक्सिमम 25, वो हम आपको बताएंगे और लिखवा देंगे। तो आपका ऑप्शन है साड़ी। अब साड़ी बुनाई कहाँ? बनारस। आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, खाई के पान बनारस वाला। तो साड़ी बुनाई कहाँ? बनारस। कालीन बुनाई भदोही। आपका अगर भदोही की जगह मिर्जापुर हो तब भी आपका ऑप्शन सही होगा, और मान लो दोनों ऑप्शन हो तो फिर आपको भदोही लगाना पड़ेगा। और अगर भदोही की जगह भदोही ना होकर के मिर्जापुर है तो आपका मिर्जापुर ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन कहाँ? खुर्जा। खुर्जा। और चिकनकारी लखनऊ। ठीक है, तो 13वां प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? जो हमारा बीएचयू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना थी वो मदन मोहन मालवीय ने किसके साथ मिलकर की थी, या किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, मैडम भीकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मैडम भीखाजी कामा। आपको पता है जर्मनी के स्टुगार्ड में इन्होंने सबसे पहले भारत का जो ध्वज है वो एक सभा में लहराया था। इन्हें जो है विदेशों में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मतलब महिलाओं में इनको अग्रणी माना जाता है।
एनी बेसेंट के बारे में आप जानते ही हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं है। अब भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की पहली, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कल हम आपको इसका जवाब बताएंगे। तो बढ़ेंगे अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न आपका है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण, जो विमुद्रीकरण होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो अंतिम प्रश्न का जवाब बताने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि आपके साथी लोग जो हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऑप्शन ए कैशलेस, ऑप्शन बी नई मुद्रा, ऑप्शन सी नोटबंदी और ऑप्शन डी मंदी। इसका ऑप्शन क्या हो जाए? इसका दूसरा नाम होता है नोटबंदी। इसको तो हर कोई जानता होगा, नोटबंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आज की अपनी क्लास को विराम देंगे और ये 15 प्रश्न जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के थे। और जो कल की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, आपके लिए चैप्टर वाइज यूपी जीके के मतलब स्पेशल उत्तर प्रदेश के एमसीक्यू लेके आएंगे, लगभग मान के 15 या 20, ताकि हम उनका जब एक्सप्लेनेशन दें आपको तो उसमें उससे रिलेटेड जो है और सभी क्वेश्चन जो है उसमें हमारे कवर हो जाएं। तो 15 या 20 क्वेश्चन आपके होंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इसी के साथ में राधे राधे, धन्यवाद। और आप सभी लोग शेयर करके अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। राधे राधे।